इस डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लिए एक टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में RS लिखिएगा। लिख दिया सबने? जितने भी लिखे उन सभी को फ्री गिफ्ट दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए होगी। कुछ इंफॉर्मेशनल ई बुक्स है जो कवर्ड है इंटरनेशनल ड्राइंग एक्सरसाइज के ऊपर, और ये ई बुक्स में आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जाता है। और खासकर ये ई बुक में रैंडम सिर्फ एक्सरसाइज जो एक क्रूशियल एक्सरसाइज है, मैं इसको ऊपर इंक्लूड किया हूँ। ये ई बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको ये मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे और ये ई बुक्स आपको अपने ईमेल पे मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ को बना रहे हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर से उसका एरिया का पता चलना चाहिए कि आप कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, कहाँ पे कितने तक आप इसको बड़ा करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इतना छोटा सा एक बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना छोटा होगा तो कंपैरिजन चलेगा सभी चीज़, ठीक है। हम एक फ़ोटो को अगर कोई मान लो कि फ़ोन से बना रहे तो वो चाहे तो कोई वॉल पे पेंटिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, कई बड़े बड़े जगह पे ड्राइंग कर सकता है उसी एक छोटे से रेफरेंस से। बात इतनी सी है कि वो कोई ट्रिक नहीं लगा रहे, वो उसको कहा जाता है कंपैरेटिव मेज़रमेंट। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते नोट करते रहिए, मैं जो भी पॉइंट्स को मैं कह रहा हूँगा। पोर्ट्रेट इजीली बनाने के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए, इजीली आपका पोर्ट्रेट ठीक हो जाएगा। इसका नाम है स्टार्ट ओवर फिनिश। इस रूल को अच्छे से ध्यान में रखिए, एक कोई टेक्निक नहीं है। यहाँ पे जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसी चीज़ के ऊपर मैं फोकस्ड हूँ। तो स्टार्ट ओवर फिनिश ये कहता है कि आप स्टार्टिंग स्टेज को अच्छे से ध्यान दें, जहाँ पे ड्राइंग के फंडामेंटल्स आती है, जैसे कि लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे इसका एंगल देख रहा हूँ और इसका प्रोपोर्शन देख रहा हूँ बस। और बाकी जो कंपैरेटिव मेजरमेंट यहाँ पे एक दूसरे के तुलना में कितने बड़ी है ये मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे ताकि धीरे धीरे करके आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने कहा था कि आप कोई भी पोर्ट्रेट को बना सकते हो, बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ और लोग भी ऐसे कहते होंगे आपको कि देख कोई टेक्निक यूज़ कर ले, या तो अभी आपने जो सुना उसको कहा जाता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मान लो कि इस हैंड को आपको बना, तो आप क्या देखोगे? सिंपली आपको क्या फोकस करनी है, जो हाथ की जो लंबाई है, इस लंबाई के तुलना में जो इसकी जो चौड़ाई है वो आप मेज़र करोगे, उसको कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। इसके साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। कोई पोर्ट्रेट का मान लो बना रहे हो तो उसके इस पोर्ट्रेट का जो मान लो कि इस तरफ से बनानी है, तो ये जो लंबाई है इसके मुकाबले ये वाला जो लंबाई है आप सब स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करते हो। और इस पोर्ट्रेट में आप देख सकोगे कि मैं कोई कर्व्स ऐसा कुछ ना ड्रॉ करके, मान लो कि एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस कर्व से पहले आपको स्ट्रेट लाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करने की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमें अच्छे से ऑब्जर्व हो पाती है। मान लो कि एक कोई कर्व एक ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन हमें अगर तो उसको बनानी है तो उसको स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आसानी होगी। कोई मेथड यूज़ कर ले उससे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, होगा ना ऐसा कोई। और यूट्यूब में ऐसा बहुत ज़्यादा चलती है। और क्या होता है कि वो जो टेक्निक्स या मेथड है वो जल्दी तो हो जाती है, लेकिन जो एक रियल ग्रोथ मिलती है हमें एक रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए वजह से, और वो चीज़ अगर गैप हो जाती है तो बाकी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि आप ग्रिड से बना रहे हो, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक चीज़ है, जिससे कि जो भी प्रोपोर्शन है
कोई ऑब्जेक्ट का, वो सही जगह पे आती है। थोड़ा सा सिंपल होता है ना, सही चीज़ सही जगह पे आ जाती है, प्रोपोर्शन ठीक होती है, तो ग्रिड से थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो ओवर ए पीरियड आपको लाइव ड्राइंग या तो ऑब्जर्वेशन से कोई मान लो बनानी है, या तो कोई मान लो कि एक कोई जो एग्जीबिशन या तो वर्कशॉप में आपको देनी है, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। तब आप ग्रिड लेके आप नहीं जा सकते, आपको फ्री हैंड ही आपको स्ट्रांग होनी है, और ये चीज़ जो दिखाई जा रही है उसके ऊपर ही फोकस्ड है। तो यहाँ पे आपको और एक गोल्डन रूल को फॉलो करनी है, बहुत सिंपल है कि किस कीप इट सिंपल स्टूपिड। इस रूल में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को आप सिंपल देखना सीखो। सिंपल अगर देखते हो तो कोई भी चीज़ को बना सकते हो। सिंपल कैसे देखोगे? बस कोई अभी ऑब्जेक्ट को मान लो, कोई एक स्टिल लाइफ बना रहे हो, या तो कोई अगर मैं अभी जो पोर्ट्रेट बनाऊँ तो वहाँ पे मैं कर्व से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पे सब लाइंस के रूप में देखूँगा, लेकिन ओवर ए पीरियड मैं धीरे धीरे जो भी बड़े बड़े लाइंस खींचे थे वो उसको मैं धीरे धीरे करके ब्रेक करूँगा और उसको कर्व ऐड करूँगा। जो अभी मैं कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े लाइंस खींचा था एक एंगल में, मुझे दिख रहे थे उसी एंगल में, और धीरे धीरे सही प्रोपोर्शन लाके, ठीक है, सही प्रोपोर्शन लाके उसके बाद मैं छोटे एरिया पे फोकस कर रहा हूँ, उस पे एक थोड़ा धीरे धीरे कर्व्स ऐड में अभी ऐड कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे छोटे छोटे लाइंस अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, और इसको करते वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना कि पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर से ना यूज़ करें। इससे क्या होता है, एक कारण है, क्योंकि आप पेपर को डैमेज करते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इरेज नहीं हो पाती है। अगर डार्कली कोई चीज़ को हो जाती है तो वहाँ पे इरेज अच्छे से नहीं होती है, और इरेज बार बार करने से ये भी होता है कि उसके लिए भी पेपर डैमेज हो जाती है, सॉरी। तो ये दो रीजन कारण से बचिएगा, और जो भी चीज़ है वो थोड़ा सा मैच्योर दिखेगा। बार बार इरेज करने से ये होता है ना कि जब अभी सब बिगनर होते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरेजर का ज़रूरत पड़ती है, बट अगर आप ड्राइंग फंडामेंटल के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको बार बार उसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले से ही आप ये ध्यान में नहीं रखते हो कि आपको डिटेल बनानी है। कोई भी चीज़ को आप फिनिश करके ही छोड़ोगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो इसको ना भी बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी हमें डिटेल भी करना होता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट स्टार्टिंग स्टेज में, ये सुननी बात, स्टार्टिंग स्टेज में आपको उतनी ज़्यादा डिटेल्ड ना करो तब भी चलेगा। वहाँ पे जो भी लाइन्स एंगल प्रेफरेंस के ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रांग हो गए, उसके बाद आप चाहे तो धीरे धीरे डिटेल भी ऐड कर सकते हो। डिटेल मीन्स कोई धीरे धीरे कोई एक हाइपर रियलिस्टिक करना, फोटो रियलिस्टिक करना, वो नहीं कह रहा। जो भी है प्रिंसिपल है, आर्ट के प्रिंसिपल फंडामेंटल, उसके ऊपर काम करते हुए जाएंगे, और बाकी चीज़ भी जो हाइपर रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक है वो चीज़ अपने आप होती रहेगी। अगर ये चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो अच्छे से तो वो चीज़ तो अच्छे से नहीं होगा, वो बेकार ही दिखेगा। तो आपको अगर दिख रही है कि मैं अभी धीरे धीरे करके शेप की तरह देख रहा हूँ,
तो सभी चीज़ एक शेप है बस, और कुछ नहीं। रैंडम से शेप है। मैं अगर शेप कहता हूँ तो एक मान लो कि एक रेक्टेंगल है, वो शेप है, सर्कल है, शेप है। लेकिन अभी जो मैं अभी देख रहा हूँ एक रैंडम शेप है, आईब्रो की तरफ जो आपको ड्रॉ करते हुए दिखे मुझे। तो एक मुझे थोड़ा सा डोनट की तरह डोनट नहीं, हॉट डॉग की तरह लग रहा है। तो एक फन वे में आप देख सकते हो कि कोई फ्रूट है, कोई फूड है, ऐसा कुछ, या तो कोई भी चीज़ हो जो आपको दिख रही है और वो एक रैंडम सा शेप आपको सोचनी है। और ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। काफ़ी जगह पे मैं जब स्टार्टिंग किया था तो लाइन से बस थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में सब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लाइंस का यूज़ करता। लेकिन लेटर स्टेज में मैं इसे एक शेप की तरह देख रहा था। मान लो कि ये अगर आइस है तो इस आइस को आइस की तरह ना देख के हमें इसको देखना है, एक शेप, रैंडम से एक शेप देखनी है। ठीक है, और ये एक कॉन्सेप्ट आती है रैंडम शेप। तो इस रैंडम शेप में जो भी आती है कि कोई भी मान लो कि एक नोज़, नोज़ को नोज़ की तरफ ना देख के मान लो कि एक रैंडम शेप है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि ना मैं कोई नोज़ को नहीं बनाया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं आता कि नोज़ की तरह ही बनानी है। अगर कोई एप्पल को बनाते हो तो उस एप्पल को एक शेप की तरह ना देख के अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट आए कि एप्पल तो इसी तरह दिखती है, तो अलग कोई एप्पल आ भी जाए तो आपको उस एप्पल को उस तरीके से नहीं बना पाओगे। आप आपके माइंड में जो एप्पल चल रही है उस तरीके से आप बनाएंगे, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आपको रैंडम शेप की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और अभी मैं बहुत छोटे छोटे माइन्यूट एरिया पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं अगर शेप की तरह देख लिया सभी चीज़, मान लो कि मैं सब चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन करके उसका प्रोपोजल ठीक करने के लिए, बेसिकली बेस को सही जगह पे लाने के लिए मैं सब चीज़ कर लिया। उसके बाद मैं एज अ शेप देख रहा था, ठीक है, ताकि वो जो है प्रोपोर्शन है वो अच्छे से और भी सही हो सके। तो सभी चीज़ प्रोपोर्शन को ठीक करने के लिए था। और अभी जब सब चीज़ एक ठीक जगह पे हो जाती है तो मैं धीरे धीरे छोटे एरिया पे फोकस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर सही चीज़ अगर लिप सही जगह पे आ जाए, या तो मान लो कि आइस ठीक जगह पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे जो आइस बनी है या तो नोज़ बनी है वो धीरे धीरे करके मैं सही करूँगा। अगर कोई नोज़ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है जो हमें दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। ऐसे छोटे छोटे चीज़ आप कर सकेंगे। और अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप छोटे एरिया पे काम करना चाहते हो, थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है छोटे एरिया पे, वो थोड़ा सा हेजिटेटिंग नहीं लगता। ओवरऑल जो ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ये भी, ये चीज़ भी थोड़ा सा फोकस ध्यान में दीजिएगा कि आपको ओवरऑल ऑब्ज़र्व करना है और धीरे धीरे करके आपको छोटे एरिया पे जानी है। तो यहाँ पे देखिए कि बस लाइन से और कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, थोड़े से कर्व भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक छोटा सा सी कर्व बन सके। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना भी बनाओ तो चलेगा, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। तो इस डेमोस्ट्रेशन ख़त्म होने को कैसा लगा आप बताइएगा। और जो रैंडम शेप एक्सरसाइज जो ई बुक है आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। तो इतना ही। लव आर्ट एंड लिव आर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।